नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड हिस्ट्री का आज ये 18वां लेक्चर है दोस्तों। और आज हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में। यानी इतिहास में जो भी प्रमुख आंदोलन हुए हैं उत्तराखंड में, उनके बारे में डिटेल्स में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इन आंदोलन में डोला पालकी आंदोलन हो गया, नायक सुधार आंदोलन, गाड़ी सड़क आंदोलन, कनकटा बैल आंदोलन और साथ साथ भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड की स्थिति कैसी थी, यहाँ पे उस समय कौन कौन से आंदोलन चल रहे थे, वो सारी चीज़ें दोस्तों आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है। और दोस्तों, इस सीरीज में अभी तक जितने भी टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कीजिए दोस्तों, रिवीजन कीजिए लगातार और साथ ही साथ नोट्स भी अच्छे से बनाते रहिए। इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में कुछ नहीं आएगा अगर आपने ये सीरीज जो हमने आपको इस सीरीज में जितने भी टॉपिक मैंने करा दिए हैं उत्तराखंड हिस्ट्री से रिलेटिव, तो अच्छे से इनको वहाँ पे स्टडी कीजिए। और हमारे द्वारा यहाँ पे लगातार आपके लिए कंटेंट लाया जाता है और हमारा कंटेंट आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ उत्तराखंड हिस्ट्री की जो डिटेल्स नोट्स वाली ई बुक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारे नोट्स उसमें विद एमसीक्यू दोस्तों, प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू भी उसमें आपको मिल जाएंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उस लिंक के माध्यम से क्लिक करके उस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक, उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे शिल्पकार सुधार और डोला पालकी आंदोलन के बारे में। देखो, शिल्पकार मतलब आप समझते होंगे, शिल्पकार उत्तराखंड में जो निम्न जाति हुआ करती थी उन्हें कहा जाता है शिल्पकार। शिल्पकार जो नाम, इनको किस प्रकार से इनको ये नाम दिया गया, किसने इनको ये नाम दिया, ये सारे टॉपिक हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। काफ़ी डिटेल्स में हम यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में कई बार कि डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो जयानंद भारती ने यहाँ पे डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। शिल्पकार सुधार आंदोलन और डोला पालकी आंदोलन दोनों दोस्तों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि दोनों का उद्देश्य लगभग एक ही है। उद्देश्य क्या है? जो शिल्पकार समाज है, जो निम्न जाति का समाज है, जिन पर लगातार अत्याचार किया जाता है, उच्च जातियों द्वारा उनका अपमान किया जाता है, तो उसका विरोध करना। इन पर दोस्तों अनेक अत्याचार उस समय किए जाते थे। जो डोला पालकी होती शादी समारोह में, डोला पालकी शादी समारोह में क्या होता था, दूल्हा डोला पालकी में बैठता था। लेकिन दोस्तों अगर किसी निम्न जाति का दूल्हा या जो शिल्पकार समाज है उसका दूल्हा अगर डोला पालकी में बैठ गया है शादी समारोह में, तो ये वर्जित था। उस समय जो उच्च जाति के लोग हुआ करते थे वो इसे अपना अपमान समझते थे और इन पर अत्याचार करते थे, इसलिए डोला पालकी में इनको बैठना वर्जित यहाँ पे किया गया था। तो इसके विरोध में यहाँ पे चला था डोला पालकी आंदोलन। और शिल्पकार सुधार का मतलब शिल्पकार समाज में जो यहाँ पे इनका अपमान किया जा रहा है, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसमें सुधार करना, इसका विरोध करना। तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं शिल्पकार सुधार आंदोलन और डोला पालकी आंदोलन के। डोला पालकी आंदोलन दोस्तों विशेषकर गढ़वाल में चलाया गया था। और डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। तो जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन का नेतृत्व किया था। शिल्पकार सुधार आंदोलन की अगर बात करें तो शिल्पकार सुधार आंदोलन से संबंधित यहाँ पे कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन किया गया। आ सकता है एग्जाम में कि कुमाऊं में टमटा सुधारणी सभा का गठन कब किया गया? 1905 में किया गया। और दोस्तों 1913 में इसी टमटा जो ये सुधारणी सभा है इसका रूपांतरण किया गया किसमें? शिल्पकार सभा के रूप में। शिल्पकार सभा यानी देखो, जो टमटा सुधारणी सभा है इसका गठन तो 1905 में हुआ, लेकिन टमटा सुधारणी सभा का रूपांतरण किया गया है 1913 में शिल्पकार सभा के रूप में। यानी शिल्पकार सभा का गठन कब किया गया? 1913 में किया गया। 1906 में दोस्तों सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास किया गया। 1906 में किया गया सर्वप्रथम शिल्पकार नाम देने का प्रयास। और उसके बाद 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि दलितों के लिए सर्वप्रथम शिल्पकार नाम का या शिल्पकार शब्द का प्रयोग किसने किया? हरिप्रसाद टमटा ने। लेकिन प्रयास इसके 1906 से होने लग गए थे, लेकिन प्रयोग कब किया गया? 1911 में हरिप्रसाद टमटा द्वारा। उसके बाद दोस्तों 1913 में क्या हुआ था, ये डेट आपको नोट करनी है, ये सन आपको नोट करना है। 1913 में नैनीताल के सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय जी की उपस्थिति में आर्य समाज का शुद्धिकरण समारोह। ये मैंने आर्य समाज, जब मैंने आपको
उत्तराखंड जनता जागरण और उत्तराखंड जन चेतना के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको आर्य समाज के बारे में बताया था कि किस प्रकार उत्तराखंड में आर्य समाज का आगमन होता है। तो 1913 में नैनीताल के सुनकिया गांव में लाला लाजपत राय जी की उपस्थिति में आर्य समाज यहाँ पे शुद्धिकरण समारोह चलाता है और जो हरिजन समाज था उनको यहाँ पे जनेऊ प्रदान किए जाते हैं 1913 में, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 1931 में खुशीराम आर्य ने कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किया अल्मोड़ा में। तो कुमाऊं शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कब किया गया? 1931 में किया गया। कहाँ किया गया? अल्मोड़ा में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? खुशीराम आर्य के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं शिल्पकार आंदोलन से संबंधित कुछ प्रमुख यहाँ पे शिल्पकार सम्मेलनों का आयोजन किया गया। पहला शिल्पकार सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था? 1925 में ये आयोजित किया गया था अल्मोड़ा के ड्योली गांव में। शिल्पकार सम्मेलन, प्रथम जो शिल्पकार सम्मेलन आयोजन किया गया 1925 में अल्मोड़ा के ड्योली गांव में। और ब्रिटिश गढ़वाल में भी दोस्तों दलित जातियों के उत्थान के लिए एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं तारादत्त गैरोला। इसी समय, ठीक है, इसी समय यहाँ पे क्या हो रहा है? गढ़वाल में भी, ब्रिटिश गढ़वाल में भी एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया है जातियों के, जो दलित जाति है उनके उत्थान के लिए। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तारादत्त गैरोला जी के द्वारा। उसके बाद शिल्पकार सम्मेलन, जो दूसरा सम्मेलन होता है, ये होता है 1930 में और ये भी कुमाऊं में ही होता है। और उसके बाद दोस्तों एक अन्य सम्मेलन होता है 1933 में। 1933 में ये कहाँ होता है? अल्मोड़ा के मजखाली गांव में। अल्मोड़ा के मजखाली में होता है एक अन्य सम्मेलन, शिल्पकार सम्मेलन 1933 में। और 1941 में भी एक शिल्पकार सम्मेलन होता है। अब इनका मतलब ये, इसके बाद बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ और जिसका इतिहास में उल्लेख मिलता है। तो 1941 में बागेश्वर मेले में भी शिल्पकार सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये प्रमुख शिल्पकार सम्मेलन थे जिनका उद्देश्य यही था, जो शिल्पकार समाज है उसका उत्थान करना, जो इन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका विरोध करना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लैंसडौन में डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैंसडौन में किया जाता है डोला पालकी सम्मेलन का आयोजन 23 फरवरी 1941 को। और इसमें संकल्प लिया जाता है कि जो हरिजन हैं उन पर होने वाले अत्याचारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो हरिजनों पर यानी शिल्पकारों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर प्रतिबंध किस सम्मेलन में लगाया गया? लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन, जो कि 23 फरवरी 1941 को आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड में प्रभाव देखने को मिलता है शिल्पकार सुधार आंदोलन और डोला पालकी आंदोलन का। यानी जब यहाँ पे इस सम्मेलन में, जो लैंसडाउन में डोला पालकी सम्मेलन होता है, इसमें संकल्प लिया जाता है कि जो हरिजन, जो शिल्पकार समाज हैं, इन पर होने वाले अत्याचारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। तो पहले जो डोला पालकी पर बैठना प्रतिबंध उनके लिए था, इसको भी यहाँ पे समाप्त किया जाता है। तो काफ़ी असर यहाँ पे देखने को मिलता है इन दो महत्वपूर्ण आंदोलन का। और लेकिन दोस्तों अभी भी कई जगह आपने देखोगा लगातार जो निम्न जाति और उच्च जाति है, तो निम्न जाति के लोगों के साथ अभी भी कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? भेदभाव देखने को मिलता है। तो जैसे समाज यहाँ पे जागरूक होता जाएगा, वैसे वैसे ये जो यहाँ पे उच्च जाति और निम्न जाति के कारण जो भेदभाव की प्रथा यहाँ पे चल रही है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो ये था दोस्तों, इस प्रकार से उत्तराखंड में होता है शिल्पकार सुधार आंदोलन और डोला पालकी आंदोलन। इसी बीच में एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ अमन सभा के बारे में। एग्जाम में दोस्तों जैसे आपने देखा होगा UKTC के जो क्वेश्चन बनते हैं वो काफ़ी अब डीप बनने लग गए हैं। तो कोई भी टॉपिक आपका न छूटे, इसलिए यहाँ पे प्रत्येक टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कराने का मेरा उद्देश्य रहता है। तो 1930 के आसपास यहाँ पे अमन सभा का गठन होता है। कब होता है? नवंबर 1930 में। और कहाँ होता है? लैंसडाउन में। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना। जहां एक और उत्तराखंड में लगातार जनता राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ जुड़ रही थी, अंग्रेजों का विरोध कर रही थी, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रयास कर रही थी, वहीं दोस्तों दूसरी ओर अमन सभा क्या कार्य कर रही थी? इनका मुख्य उद्देश्य था कि लैंसडाउन छावनी में राष्ट्रवादी आंदोलन न फैल सके। यानी ये थे ब्रिटिशर्स के साथ। इनका मानना था कि जो ब्रिटिश हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इस सभा के सदस्य ऐसे सदस्य थे दोस्तों जो कभी ना कभी ब्रिटिश शासन के, उनके मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उनके अधिकारी रह चुके थे।
इन सदस्यों ने क्या किया, अमन सभा का गठन कांग्रेस के प्रतिपक्ष के रूप में किया, क्योंकि उस समय जो सबसे बड़ा एक पार्टी हुआ करती कांग्रेस, वो काफ़ी बढ़ चढ़ कर लगातार लोगों को जागरूक कर रही थी कि आप राष्ट्रवादी आंदोलन में हमारा सहयोग करें। तो अमन सभा उनका यहाँ पे विरोध के रूप में इन्होंने अमन सभा का गठन किया और ये दिखाना चाहते थे कि गढ़वाल में कांग्रेस का प्रभाव लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन फिर भी लगातार गढ़वाल के लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। भिन्न भिन्न समय अपना इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है राष्ट्रवादी आंदोलन में। और अमन सभा के अनुरोध पर सर मैल्कम हैरी भी आए थे पौड़ी गढ़वाल। ये भी आपको नोट करना है कि अमन सभा के नेतृत्व में पौड़ी कौन आए थे, तो सर मैल्कम हैरी। मुख्य उद्देश्य था इस अमन सभा का लैंसडाउन छावनी को राष्ट्रवादी आंदोलन से बचाना, और एक कांग्रेस के प्रतिपक्ष के रूप में ये अमन सभा का गठन किया गया था नवंबर 1930 को लैंसडाउन में। उम्मीद करते हैं अमन सभा के बारे में आप समझ गए होंगे। एक छोटा टॉपिक था जो कि इसी बीच हुआ था यहाँ पे, क्योंकि अभी हम जो आंदोलन चल रहे हैं ये लगभग 1900 के आसपास, 1900 से लेकर 1950, उससे पहले के सारे आंदोलन है, तो इन पर हम चर्चा करें तो उसी बीच का एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। अब दोस्त हमारा जो दूसरा आंदोलन है वो है नायक सुधार आंदोलन। नायक सुधार आंदोलन दोस्तों एक महत्वपूर्ण यहाँ पे सामाजिक आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में। नायक जाति के बारे में आपने सुना होगा और इसके बारे में मैंने आपको बता भी रखा है, जिसने हमारी जो इसी सीरीज की मैंने जब आपको कुमाऊं के चंद राजाओं के बारे में बताया था, कुमाऊं के चंद राजाओं मैंने भारती चंद के बारे में दोस्तों आपको बताया था काफ़ी डिटेल्स में। और जिन लोगों ने यहाँ पे कुमाऊं के चंद राजवंश वाली वीडियो अच्छे से देखी है तो उनको पता होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे नायक जाति की उत्पत्ति होती है। फिर भी जिन्होंने नहीं देखा है उनको भी मैं यहाँ पे बता दूं, भारती चंद जो कि कुमाऊं के चंद राजवंश में चंद वंश का एक राजा हुआ करता था भारती चंद, इसने डोटी अभियान चलाया था, डोटी अभियान। और डोटी अभियान में ये सफल भी हुआ था। लेकिन जब दोस्तों ये डोटी अभियान चलाता है, लगातार 12 वर्षों तक ये डोटी अभियान चलाता है, यानी लगातार इसके जो सैनिक थे वो 12 वर्षों तक युद्ध करते रहे। कहाँ? डोटी में। डोटी अभियान में क्या हुआ था कि डोटी में जो महिलाएं थी, इन महिलाओं के साथ संबंध होता है इन सैनिकों का। ये सैनिक क्या कर देते हैं, उन महिलाओं के साथ संबंध बना लेते हैं और उन महिलाओं से जो उत्पन्न संतानें होती हैं उन्हें कहा जाता है नायक या कटवाल जाति। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे होती है नायक जाति की उत्पत्ति, जिन्हें कटवाल जाति के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नायक जाति की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारी अवधारणाएं देखने को मिलती है, बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन इतिहासकार जो सबसे विश्वसनीय बताते हैं वो इसी कहानी को बताते हैं कि भारती चंद के शासन काल में ही यहाँ पे नायक जाति की उत्पत्ति होती है। अब जब नायक जाति की उत्पत्ति तो हो रखी है, लेकिन ये नायक सुधार आंदोलन क्यों चलाया जा रहा है? क्या है इस जाति में ऐसी कुप्रथाएं हैं जिसके कारण नायक जाति को सुधारने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, नायक जाति की जो कन्याएं हुआ करती थी, कन्याएं, इनको वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा था, वेश्यावृत्ति में इनको धकेला जा रहा था। और ये एक कुप्रथा बन चुकी थी नायक समाज की। तो नायक समाज की इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए और इन कन्याओं को वेश्यावृत्ति में धकेले जाने के लिए जो ये प्रथा चलाई जा रही थी उसका विरोध करने के लिए नायक सुधार आंदोलन चलाया जाता है। तो समझ गए आपकी नायक सुधार आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था। अब इस नायक सुधार आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन व्यक्ति कर रहे थे? बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत, मुकुंदी लाल और इनके साथ बहुत सारे अन्य व्यक्ति भी थे जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अब देखो ये आंदोलन लगभग 1919 से लेकर 1929 आसपास ये आंदोलन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इस समय यहाँ पे एक संगठन भी एक्टिव है कुमाऊं में। कौन सा वो संगठन है? कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। तो कुमाऊं परिषद यहाँ पे एक्टिव है, इसका मतलब ये सारे व्यक्ति दोस्तों कुमाऊं परिषद से संबंधित हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि नायक सुधार आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कुमाऊं परिषद ने। तो कुमाऊं परिषद दोस्तों नायक सुधार समिति का गठन करता है 1919 में, और कहाँ गठन करता है? नैनीताल में। विशेष तौर पर आपको ये नोट करना है कि नायक सुधार समिति का गठन कब किया गया? 1919 में। कहाँ किया गया? नैनीताल में। इसका मुख्य उद्देश्य था जो नायक समाज की कन्याओं को वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है उसका विरोध करना और इस कुप्रथा को समाप्त करना।
तो लगातार सरकार पर अब दबाव बना लिया कुमाऊं परिषद ने इसको समाप्त करने के लिए। तो दोस्तों अब सरकार क्या करती है, 1924 में 1924 में नायक सुधार समिति की स्थापना करती है। अब यहाँ पे एक आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे और ये आपको नोट करना है, ठीक है। नायक सुधार समिति सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने, क्योंकि उस समय यहाँ पे अंग्रेज सरकार की हुकूमत हुआ करती थी, कमिश्नर हुआ करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे 1924 में क्या कर लिया, नायक सुधार समिति का गठन कर दिया। अब नायक सुधार समिति का गठन 1924 में भी हुआ, नायक सुधार समिति का गठन 1919 में भी हुआ, लेकिन दोस्तों दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार से पूछा जाता है। अगर ये देखो, ये स्थापना की है, ये गठन की है कुमाऊं परिषद ने, उस समय आंदोलन ये शुरू चल रहा था, और कुमाऊं परिषद यहाँ पे एक समिति बनाता है, नायक सुधार समिति। लेकिन जब सरकार पे दबाव पड़ता है तो अब सरकार को एक रिपोर्ट चाहिए कि आखिरकार समस्या क्या है, नायक सुधार का जो नायक समाज है उसकी समस्या क्या है। तो इसके लिए सरकार एक समिति का गठन करती है। कब करती है, 1924 में, और समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इस रिपोर्ट के आधार पर दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा नायक बालिका रक्षा कानून बनाया जाता है 1929 में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन दोस्तों, जो यूकेपीएससी का लेक्चरर का स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ था पिछले साल, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नायक बालिका रक्षा कानून ये कब लाया गया था, 1929 में लाया गया था नायक बालिका रक्षा कानून। और इसका मुख्य उद्देश्य था कन्याओं से जो वेश्यावृत्ति कराना उसको निषेध घोषित किया गया था, कन्याओं से वेश्यावृत्ति कराना निषेध घोषित किया गया था नायक बालिका रक्षा कानून के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको अब इन दोनों में आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको अच्छे से समझा लिया है। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1924 में नायक सुधार समिति का गठन किया गया, जबकि कुमाऊं परिषद द्वारा नायक सुधार समिति का गठन किया गया था 1919 में। और हाँ देखो, 1924 में जब समिति का गठन किया गया है सरकार द्वारा, फिर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और 1928 में आता है अधिनियम, ठीक है। अगर अधिनियम पूछा जाता है कि नायक बालिका रक्षा अधिनियम कब आया, तो अधिनियम आता है, यानी एक्ट आता है 1928 को, लेकिन जब एक्ट पारित हो जाता है तब वो कानून बनता है। लेकिन कानून कब बना, 1929 को। एक्ट यानी विधेयक कब आता है, 1928 को, ये भी आपको नोट करना है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए नायक सुधार आंदोलन से संबंधित। अब यहाँ से भी कई प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है नायक सुधार आंदोलन से संबंधित। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे, और अब हम बात करेंगे गाड़ी सड़क आंदोलन की। एक गाड़ी सड़क आंदोलन क्या था, विशेष तौर पर यह आंदोलन भी गढ़वाल में चला था, और जब श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन होता है 1938 में, 1938 में, उसमें दोस्तों ये मांग उठाई जाती है गाड़ी सड़क आंदोलन की। देखो उस समय मतलब उद्देश्य क्या था इस गाड़ी सड़क आंदोलन का, क्योंकि गढ़वाल का विकास उस समय बहुत स्लो चल रहा था। क्योंकि देखो कुमाऊं में क्या था, कुमाऊं में तो ब्रिटिश जो कमिश्नर थे, ब्रिटिश सरकार का वहाँ पे शासन था। तो जहाँ जहाँ ब्रिटिश सरकार का शासन था वहाँ विकास में थोड़ा तेज़ी तो आई थी, लेकिन गढ़वाल पिछड़ गया था। तो गढ़वाल में सड़कों के निर्माण के लिए गाड़ी सड़क आंदोलन चलाया जाता है, और 1938 में जो श्रीनगर में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू भी हिस्सा लेते हैं, यहाँ पे इस आंदोलन की मांग उठाई जाती है। और इसी दौरान जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना भी होती है, ठीक है। और जागृत गढ़वाल संघ के अध्यक्ष कौन बनते हैं, प्रताप सिंह नेगी। प्रताप सिंह नेगी बनते हैं जागृत गढ़वाल संघ की, मतलब जब जागृत गढ़वाल की संघ की स्थापना होती है तो प्रताप सिंह उसके अध्यक्ष बनते हैं। अब दोस्तों एक और चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है, एक और कन्फ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे। बहुत सारे लगातार सवाल करते हैं अभ्यर्थी कि सर जो श्रीनगर सम्मेलन आयोजित किया गया था, श्रीनगर सम्मेलन 1938 में, ये जो आयोजित किया गया था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। बहुत सारी बुकों में दोस्तों आपको प्रताप सिंह नेगी बताया गया है, लेकिन जो अजय रावत की बुक है इतिहास की, उसमें आपको जवाहरलाल नेहरू बताया गया है। और एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, और उसमें भी आपको जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बताया गया है। तो इसलिए आपको जवाहरलाल नेहरू लेके यहाँ पे चलना है। श्रीनगर सम्मेलन 1938 की अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन जो प्रताप सिंह थे वो दोस्तों जागृत गढ़वाल संघ की जब स्थापना हुई थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो बहुत सारी बुकों में आपको ये भी देखने को मिलता है कि श्रीनगर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, प्रताप सिंह ने की। तो मैं आपको डाउट यहाँ पे क्लियर कर दूं,
और मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कि श्रीनगर सम्मेलन 1938 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और जो अजय रावत की बुक है हिस्ट्री की उसमें भी ये बताया गया है। और एक बार एक क्वेश्चन एग्जाम में भी बन चुका है, आयोग ने भी इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू ही बताया है। फिर अगर आगे आयोग चेंज करता है तो देखो कई बार ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग होते हैं, वो बाद में डिलीट हो जाते हैं, लेकिन विशेष तौर पर आपको यहाँ पे इस प्रकार से ये समझना होगा। और दोस्तों जो जागृत गढ़वाल संघ है इसकी अध्यक्षता की जाती है प्रताप सिंह नेगी द्वारा, और ये जागृत गढ़वाल संघ विशेष कारण से इसीलिए बनाया गया था गाड़ी सड़क आंदोलन को बढ़ाने के लिए। तो गाड़ी सड़क आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जागृत गढ़वाल संघ। उसके बाद होता है गुजरू आंदोलन, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गुजरू आंदोलन, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन कई बार बनता है, गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? गुजरू को कहा जाता है, क्योंकि गुजरू एक राजनीतिक केंद्र बन चुका था गढ़वाल में। ठीक है, दक्षिण गढ़वाल का एक ग्रामीण क्षेत्र है गुजरू, तो गुजरू को कहा जाता है गढ़वाल का बारदोली। और गुजरू आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? राम प्रसाद नौटियाल ने। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ये आपको नोट करना है। उसके बाद दोस्तों एक अन्य आंदोलन होता है उत्तराखंड में, कनकटा बैल आंदोलन। कनकटा बैल आंदोलन ये चलाया जाता है, इसकी शुरुआत होती है अल्मोड़ा के बढ़िया रेट लमगड़ा गांव से। और ये क्यों चलाया जाता है? यह आंदोलन अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाया जाता है। देखो समय कुमाऊं में ब्रिटिश शासन हुआ करता था, और ब्रिटिश शासन में जो अधिकारी काम करते थे उन्होंने भ्रष्टाचार करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। तो इस भ्रष्टाचार के विरोध में दोस्तों कनकटा बैल आंदोलन चलाया जाता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए कि कनकटा बैल आंदोलन का जो संबंध है वो किससे है? और ऑप्शन वहाँ पे बहुत सारे आ सकते हैं, वन आंदोलन से संबंधित है, या आप कह सकते हैं कि किसी जाति के सुधार से संबंधित है, जो निम्न जाति हुआ करती है उनसे संबंधित है, या भ्रष्टाचार से संबंधित है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ ये चलाया गया आंदोलन है, इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। तो कनकटा बैल आंदोलन में होता क्या है कि यहाँ पे एक बैल के कान काटे जाते हैं और 2 बार ऋण लिया जाता है, और उस बैल को लगभग लगातार घुमाया जाता है गांव में। कुल मिला के अधिकारियों को ये दिखाना था कि आपने कितना भ्रष्टाचार यहाँ पे फैला दिया है। तो अधिकारियों के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए कनकटा बैल आंदोलन चलाया जाता है दोस्तों उत्तराखंड में, जिसकी शुरुआत अल्मोड़ा से होती है। दोस्तों तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आज हमने आपको उत्तराखंड के प्रमुख ऐतिहासिक आंदोलन के बारे में बताया, जिनमें हमने गुजरू आंदोलन हो गया, कनकटा बैल आंदोलन, गाड़ी सड़क आंदोलन, नायक सुधार आंदोलन और शिल्पकार सुधार और डोला पालकी आंदोलन के बारे में चर्चा की। साथ साथ दोस्तों जो वन आंदोलन हुए हैं उनके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, और इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको टिहरी रियासत में जो आंदोलन शुरू होते हैं, किस प्रकार से टिहरी रियासत के खिलाफ आंदोलन चलाया जाता है, त्रिदेव सुमन की उसमें क्या क्या भूमिका है, और 1942 में किस प्रकार से उत्तराखंड की स्थिति, कौन कौन से यहाँ पे गोलीकांड होते हैं, देघाट गोलीकांड, सल्ट गोलीकांड, ये सारे टॉपिक दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उत्तराखंड हिस्ट्री की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो भी होने वाली है, और लगातार दोस्तों अच्छे से आपको यहाँ पे नोट्स बनाने हैं, जो भी यहाँ पे आपको टॉपिक बताए जाते हैं, और अच्छे से रिवीजन भी करते जाना है। और दोस्तों आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके डिटेल्स वाले नोट्स दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरधारी क्लासेस की ई-बुक लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।